Thanks to Vedas, the Indian economic thought started 3 millennia ago, means 3000 years ago from now, ages before Plato and Aristotle. ये मैं नहीं, ये IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर की एक रिसर्च रिपोर्ट कहती है। जैसा आप सभी को पता होगा, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स और जो उसकी स्टार्टिंग है उसका क्रेडिट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल और प्लेटो को दिया जाता है, जो कि 4th BCE के फिलोसफर हुआ करते थे। और उन्हीं के इकोनॉमिक थॉट एज अ फाउंडेशन का काम करती है आज की हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक थॉट की, जो कि जिसका इमरजेंस हुआ 18th सेंचुरी यूरोप में। तो यहाँ पे प्रोफेसर सतीश देदर का ये कहना है कि भारतीय वैदिक टेक्स्ट के साथ कहीं ना कहीं जनरल लैक ऑफ अवेयरनेस रही, जिसके कारण से जो वहाँ की इंडियन इकोनॉमिक थॉट जो कि इन टेक्स्टों में पाया जाता है वो दुनिया के सामने कहीं ना कहीं प्रस्तुत नहीं हो पाया। तो सतीश देदर की जो रिसर्च रिपोर्ट है उसमें उन्होंने दो बातों का जिक्र करा गया है। पहला जिक्र उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से जो इकोनॉमिक थॉट है वो वैदिक स्क्रिप्चर्स में बहुत डिटेल में बताए गए हैं। दूसरा उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से जो इंडियन इकोनॉमिक थॉट है वो दुनिया के सामने अननोटिस्ड है। तो सबसे पहले मैं पहले पॉइंट पे जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने वैदिक स्क्रिप्चर्स के अलग अलग वर्सेस का रेफरेंस लिया है और बताया कि किस प्रकार से इकोनॉमिक थॉट इंडिया के वैदिक स्क्रिप्चर्स में पाए जाते हैं। तो अपने इस आर्गुमेंट को साबित करने के लिए कि किस प्रकार से जो इंडियन इकोनॉमिक थॉट है उसका जिक्र वैदिक टेक्स्टों में करीब प्लेटो और एरिस्टोटल के समय काल से करीब 1000 साल पहले ही जिक्र किया गया था वैदिक स्क्रिप्चर्स में। तो उसके लिए उन्होंने ऋग्वेदा, महाभारत, भगवत गीता, पंचतंत्र और अन्य वैदिक शास्त्रों का रेफरेंसेस लिया है। तो उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से वैदिक शास्त्रों में इंडियन इकोनॉमिक थॉट की बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन था। तो अगर आप उनकी रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो उन्होंने कई सेक्शनों में ये बताया है कि किस प्रकार से कि जो इकोनॉमिक थॉट के बारे में जिक्र किया गया है अलग अलग वैदिक टेक्स्टों में। तो यहाँ पे तो मैं पूरा डिटेल में जिक्र नहीं करूँगा, बट मैं कुछ पॉइंट्स लूँगा जो हमें जानने ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे सोसाइटी में बहुत एक इल्यूजरी कंसेप्ट की तरह काम कर रहे हैं और हम समाज में देख रहे हैं कि ये कंसेप्ट जो है हमारे शास्त्रों से आ रहे हैं, बट उसकी रियलिटी कुछ और है। तो अगर सेक्शन 3A में देखें तो उन्होंने परस्यूट ऑफ मटेरियल डिजायर्स, मनी एंड वेल्थ के बारे में बताया। सेक्शन 3B में बैलेंसिंग बेजर रिफाइंड एंड अदर वर्ल्डली गोल्स के बारे में बताया। तो यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट के बारे में जिक्र करना चाहूँगा, प्रॉपर्टी राइट के बारे में, जो कि चैप्टर 40 ऑफ द यजुर्वेद में जिक्र किया गया है, जिसे ईशा उपनिषद भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट अंडरलाइन किया गया है, प्रॉपर्टी राइट, बाय सेइंग दैट वन मस्ट नॉट अप्रोप्रिएट अदर्स वेल्थ। इवन बुकारे जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 2009 अपनी एक रिसर्च पेपर में भी इसके बारे में जिक्र किया गया था कि जो प्रॉपर्टी राइट का कंसेप्ट है एक्चुअली में वैदिक काल में ईशोपनिषद में जिक्र था इसका। सेक्शन 3C में उन्होंने मार्केट फेल्योर एंड चैरिटी के बारे में बताया। तो यहाँ पे मैं चैरिटी के कंसेप्ट के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। तो सतीश देदर जी बताते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में जो पॉवर्टी रिडक्शन एक गुड मेरिट होता है किसी भी सोसाइटी या किसी नेशन के लिए। और इस पॉवर्टी रिडक्शन के लिए जो सरकार है या वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है अलग अलग स्टेप्स लेती है, तो उसमें एक वन ऑफ द स्टेप है चैरिटी। तो चैरिटी के माध्यम से या सरकार या वहाँ के जो क्या कहते हैं वेल विशर लोग होते हैं सोसाइटी के, वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो इवन इंडियन गवर्नमेंट ने 2% ये मैंडेटरी कर दिया एमएनसी कंपनीज के लिए कि आपको अपने प्रॉफिट का 2% एज अ चैरिटी में देना होगा, जिससे कि हमारे देश की गरीबी कम हो सके। तो सतीश देदर जी ने अपने रिसर्च पेपर में बताया कि भगवत गीता में किस प्रकार से 17.20 और 17.22 वर्ष में ये बताया कि किस प्रकार की चैरिटी सही है और किस प्रकार की चैरिटी गलत है। तो जनरली हमें पता है कि चैरिटी तो जनरली जो लोग देते हैं वो सही होती है, बट उन्होंने सिम्टम्स बताया कि विच टाइप ऑफ चैरिटी इज गुड एंड विच टाइप ऑफ चैरिटी इज रॉन्ग। तो उन्होंने बताया कि भगवत गीता में 3 प्रकार की चैरिटी के बारे में बताया। पहले ही बताया कि अगर कोई इंसान चैरिटी विदाउट एक्सपेक्टेशन दे रहा है और एज अ ग्रेटिट्यूड में दे रहा है कि है ना, नेचर के ग्रेटिट्यूड होकर या समाज के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करके दे रहा है, तो उस चैरिटी को बताया सात्विक दान। दूसरा कि अगर कोई ईगो के लेवल पे या अपने नेम फेम के लिए दे रहा है कि मैं दान दे रहा हूँ तो मेरे से नाम होगा, लोग जानेंगे मेरे बारे में, तो उस प्रकार की चैरिटी को राजसिक चैरिटी बताया। तीसरी चैरिटी अगर कोई इंसान अपने गलत मोटिव का उद्देश्य पूरा करना चाहता है चैरिटी के माध्यम से, जिससे कि वो अपना काम गलत काम पीठ पीछे करते रहे और समाज में उसकी एक अच्छी इमेज बनी रहे, उस प्रकार की चैरिटी को तामसिक
दान बताया गया भगवत गीता में। सेक्शन 3D ऑन प्राइस डिस्कवरी एंड टैक्सेस। तो यहाँ पे मैं टैक्सेस के कंसेप्ट के बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो टैक्सेस का इकोनॉमिक कंसेप्ट है वो वैदिक सिविलाइजेशन और वैदिक शास्त्रों में जिक्र है उसका। तो उन्होंने शांति पर्व जो कि महाभारत का पार्ट है उसके 88 वर्ष का यहाँ पे जिक्र किया है अपने रिसर्च पेपर में कि अ किंग शुड मिल्क मीन्स टैक्स हिज किंगडम लाइक अ बी गैदरिंग हनी फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। द किंग शुड इनहेंस द टैक्स burden on his subjects gradually like a person gradually increases the burden of a young bullock। तो इस वर्ष का मीनिंग सीधा सीधा है यहाँ पे हमें पता लग रहा है पढ़ के कि टैक्स किस प्रकार से लेना चाहिए, जिस प्रकार से जो हनी है वो अलग अलग हनी बी जो अलग अलग फ्लावर से शहद इकट्ठा करती है, और बढ़ाना भी किस प्रकार से चाहिए जिस प्रकार से जो बैल का जो मालिक होता है अपने यंग बुलॉक पे धीरे धीरे बोझ बढ़ाता है जिससे कि उसकी पोटेंशियल इंक्रीज होती है बोझ उठाने की। उसी प्रकार से समाज पे और वहाँ के लोगों पे टैक्स एक तो लेना चाहिए और इसी प्रकार से इंक्रीजमेंट करनी चाहिए जिससे कि वो कैपेबल भी हो देने के लिए। सेक्शन 3E में वो डिवीजन ऑफ लेबर एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे हमें डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर एक कंसेप्ट है हमारे हिंदू समाज में या हमारे भारतीय समाज में जिसका नाम है जातिवाद या कास्टिसिज्म। तो यहाँ पे उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में बहुत डिटेल में कास्टिज्म के बारे में बताया गया और इसके इल्यूजन को ब्रेक करा गया अपनी फाइंडिंग्स में, और बताया गया कि जो हम कास्टिज्म जानते हैं एक्चुअली में कास्टिज्म नहीं, पहली बात तो ये परिवर्तित फॉर्म है वर्ण आश्रम सिस्टम का, और कास्टिज्म जैसी कोई चीज़ हुआ नहीं करती थी पहले। और ये भी बताया है कि भगवद गीता के 4.13 श्लोका और 18.41 से लेकर 18.44 का रेफरेंस देते हुए बताया गया कि जो वन आश्रम सिस्टम था एक्चुअली वो ना कि बर्थ राइट के अकॉर्डिंग था बल्कि क्वालिटी और वर्क के अकॉर्डिंग था। तो जैसे 4.13 श्लोका भगवद गीता में बताया वहाँ पे I created the four divisions of human society based on aptitude and vocation. The division of human labor is based on the qualities inherent in people's nature or their makeup। तो पहली बात तो यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि वन आश्रम सिस्टम जो है कि जो हम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य का हम जिक्र सुनते हैं ये ना कि बर्थ राइट के अकॉर्डिंग है, ये पहली बात तो उनके वर्क और उनके क्वालिटी के बेस पे था। फिर आगे वो दो राइटर की राइटिंग्स का जिक्र भी करते हैं, मुइर और गैलीलियो। ये फॉरेन है ना राइटर्स हैं, उनकी राइटिंग्स जो कि 1879 और 1993 में पब्लिश्ड हुई थी इसी को लेके। ऑल्सो कन्फर्म दैट बोथ इन शांति पर्वा एंड अनुशासन पर्वा मीन्स दे आर द पार्ट ऑफ द महाभारत बर्थ इनिशिएशन डिसेंट एंड और बुकिश नॉलेज डिड नॉट डिसाइड अ पर्सनस मैरिज। तो उन्होंने इन फॉरेन राइटर्स ने भी बताया था कि ना तो बर्थ आप कहाँ पैदा हो रहे हैं, ना तो इनिशिएशन ना डिसेंडेंट, और ना आपकी कितनी किताबी ज्ञान है वो नहीं डिसाइड करता कि आप किस जाति या किस वर्णा से आते हैं। इट इज द एक्सप्रेस कंडक्ट क्वालिटीज एंड वर्च्यूज दैट डिटरमाइन वंस मैरिट एंड देयर वाज नो सुपीरियर वर्णा। और क्या डिसाइड करता है, उनकी क्वालिटी और उनकी वर्क डिसाइड करती है कि वो किस वर्ण से आते हैं। और इसमें ये नहीं कि ब्राह्मण वाले जो लोग हैं अगर जो ब्राह्मण वर्ण में आते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर है, यहाँ पे कोई भी वर्ण जो है वो सुपीरियर नहीं है। तो इन्होंने रेफरेंस दिया अपने रिसर्च में म्यूयर और गेनिलो की राइटिंग्स का जो कि उन्होंने 1879 और 1993 में पब्लिश करी थी है ना अपने अपने समय काल में। फिर उन्होंने डिमोंट और ओलिविल की राइटिंग्स का भी जिक्र करा है। Also mentioned that matters related to purity or impurity were individual based irrespective of varna affiliation। तो ये नहीं कि उनका वर्णा डिसाइड करता था कि अगर आप शूद्र हो तो आप क्या कहते हैं इम्प्योर पर्सन हो, उनका वर्णा नहीं डिसाइड करता था बल्कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी के जो सब्जेक्ट्स थे वो एज ए इंडिविजुअल पर्सन पे होते थे कि वो कितना अपना हाइजीन साफ रख रहा है, ना कि उसका वर्णा डिसाइड कर रहा है अगर ये शूद्र कम्युनिटी से आ रहा है तो है ना हम इनके साथ खा नहीं उठ बैठ नहीं सकते खा पी नहीं सकते, वो डिसाइड नहीं करता था। फिर आगे उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में बताया कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है कि हम ऐसा क्यों देख रहे डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के बीच में। उन्होंने बोला ये जो कंसेप्ट है ये डिवीजन ऑफ पावर है एक्चुअली में, क्योंकि किसी के हाथ में मोनोपोलाइजेशन ना हो। जैसे आज हम फेडरलिज्म कंसेप्ट का जिक्र देखते हैं कि अगर किसी एक सरकार के हाथ में सारी पावर आ गई, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारी पावर आ गई तो मोनार्की सिस्टम आ जाएगा, वो अपने हिसाब से रूल करेंगे, तो क्यों ना हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो इसलिए आज हम इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में फेडरलिज्म का कंसेप्ट देखते हैं। तो इसी प्रकार से पहले सोसाइटी में जो सेजेस ने पावर डिवाइड कर दी थी अमंग द डिविजन्स ऑफ लेबर करके, कि जो जो पावर ऑफ नॉलेज है वो ब्राह्मणों के पास रखी थी
जो मिलिट्री आर्ट की जो पावर थी या वेपन्स की जो पावर थी वो क्षत्रियों के पास, और जो वेल्थ की जो पावर थी, है ना, जो वेल्थ मनी का जो मॉनेटरी जो पावर थी वो वैश्यों के पास, और जो लेबरों की जो पावर थी, है ना, जो वर्कर्स की जो पावर थी वो उन्होंने शूद्रों के पास रख दी। तो यहाँ पे इवन जैसे कि यहाँ पे मुयर और गेनिलो ने बोला कि ये कोई इसमें से कोई सुपीरियर वर्ना नहीं हुआ करता था, एक्चुअली में ये डिवीजन ऑफ पावर हुआ करती थी, जिससे कि मोनोपलाइजेशन ना हो सके पावर का, और कोई मिसयूज ना कर सके अपनी पावर का सोसाइटी के ऊपर। तो अब हम कुछ मिथ बस्टिंग रिसर्च फाइंडिंग्स पढ़ेंगे जो कि सतीश देदर जी ने अपने रिसर्च पेपर में बताया। उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है, तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू वर्नास द एंडोगेमस जाति सिस्टम प्रिवेलेंट इन इंडिया वाज नॉट ऑर्डेन्ड बाय द इंडियन सैक्रेड टेक्स्ट। तो पहली बात तो जाति सिस्टम तो इंडियन टेक्स्ट में बताया ही नहीं गया था। जाति और व्हाट इज नोन एज द वर्ड कास्ट इज अ रिसेंट इम्पोर्ट। It is a Portuguese word means that is the casta, or in Latin castus, which means race. The early Varna system did not quickly evolve into a caste system. It is also found in the writings of the Thapar in 1966. तो बता रहे हैं कि वो जो कास्ट सिस्टम या जो जाति वर्ग जो हम सुनते हैं समाज में, एक्चुअली ये हमारे इंडियन टेक्स्ट या इंडियन वैदिक टेक्स्ट में नहीं इनका जिक्र था। ये जो वर्ड है एक्चुअली में अभी रिसेंटली इम्पोर्ट्स हुए हैं रिसेंट सेंचुरीज में। और ये जो कास्ट वर्ड है पोर्तुगीज का वर्ड है जिसे कास्टा कहा जाता है, और लैटिन में से कास्टस भी कहा जाता है जिसका मतलब रेस यानी कि जाति। और और ये अभी रिसेंटली इवॉल्व हुआ है हमारे कास्ट सिस्टम में हमारे समाज में। और इनफैक्ट अंबेडकर इन 2014 उनकी रिवाइज्ड एडिशन है जो कि पेज नंबर 287 में अंबेडकर जी ये बता रहे हैं, acknowledges that one is not a hereditary concept either in status or occupation। इवन अंबेडकर जी ने भी अपनी राइटिंग्स में बताया था कि जो वर्ना सिस्टम है वो हेरिडिटरी कंसेप्ट नहीं है ना, कि आपके स्टेटस और आपके ऑक्यूपेशन से डिसाइड होगा। He acknowledges the Varna is not a hereditary concept either in status or occupation. He mentioned that in the ancient Gurukul system, students would leave families to study at the teacher's residence for about 12 years. Once the learning was completed, the teacher would perform Upnayana ceremony, means commencement, for students and send them out in the world to perform duties as per their acquired Varna. तो इवन अंबेडकर जी भी ये मानते थे कि जो वर्ण सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन पे बेस्ड ना होके या स्टेटस पे बेस्ड ना होके कि आप किस फैमिली स्टेटस से आते हैं, इस पे डिसाइड नहीं होता था, बल्कि पहले के बच्चे को घर, है ना, 12 साल के लिए टीचर्स के घर भेज दिया जाता था, मीन्स गुरुकुल में भेज दिया जाता था, जहाँ पे वो अपनी पूरी पढ़ाई कवर अप करते थे। और एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट डे, तो दे गेट दे रिकॉग्निजेशन ऑफ वर्ना कि वो किस क्वालिटी से बिलोंग करते हैं, और हिसाब से उनकी ड्यूटीज डिसाइड करके उनको बाहर काम करने भेज दिया जाता था कि अब नाउ यू आर रेडी टू वर्क। तो प्रोफेसर सतीश देधर जी ने साथ ही साथ अपने रिसर्च पेपर में ये भी बताया कि किस प्रकार से वर्ना सिस्टम धीरे धीरे परिवर्तित फॉर्म में आने लगा। तो इसका प्रवर्जन स्टार्ट हुआ जब ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वैदिक टेक्स्टों को, जिसमें ये सब डेफिनेशन दी थी वर्ना सिस्टम की, उनको मिस इंटरप्रेट करा और लोगों के सामने रखा, और जिससे कि ये साबित हो सके कि जो वर्ना सिस्टम है वो बर्थ राइट है, ना कि अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज एंड वर्क। बट सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुंचाई इस वर्ना सिस्टम की वो कॉलोनियल रूल ने पहुंचाई। ये हमारे लिए सामने चौंकाने वाले फैक्ट थे, इवन मेरे लिए भी, जब मैंने इस रिसर्च पेपर को पढ़ा। तो किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने इसको क्या कर दिया, डॉक्यूमेंटाइज्ड कर दिया और टैग दे दिया कि अगर शूद्र फैमिली का बच्चा शूद्र ही होगा, और क्षत्रिय फैमिली का बच्चा क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण फैमिली का बच्चा ब्राह्मण होगा। अब तक कॉलोनियल रूल से पहले अब तक एक डायनेमिक था कि इवन फादर अगर शूद्र है तो बेटा ब्राह्मण बन जाता था, या क्षत्रिय फैमिली का बच्चा शूद्र की क्वालिटीज उसमें पाई जाती थी। बट बाद में इसको डॉक्यूमेंटाइज कर दिया रेस्ले ने। तो हम यहाँ पे रिसर्च पेपर में एक पैराग्राफ पढ़ेंगे जहाँ पे इसका जिक्र किया है। colonial misconceptions only profoundly concretize the perversion of varna। तो colonial rule ने इस misconception को concretize कर दिया, यानी कि fixed कर दिया इस perversion of varna को। For example, Risley, who taught race science in European universities, was appointed as the census commissioner in the late 19th century British India, and he put his value judgments to classify people into different castes. Risley, 1950s।
His classification and documentation of Indian जातिस further froze the dynamic quality and mobility among individuals and communities. तो जब सेंसस स्टार्ट हो गया इंडिया में और उन्होंने क्या कर दिया, लोगों को क्लासिफाई कर दिया, कैटेगराइज कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर जातिस और नेम, और डॉक्यूमेंटाइज्ड कर दिया। अब आपने किसी को, किसी के फैमिली या किसी के फादर को, यानी कि जो परिवार का मुखिया है उसको आपने शूद्र दे दिया, दलित का टैग दे दिया, या आपने ब्राह्मण का टैग दे दिया, तो जब बच्चा भी पैदा होता था तो फादर का रेफरेंस देता था उस सेंसस में, और साथ ही साथ जाति का भी रेफरेंस देता था। इससे बहुत कॉन्क्रिटाइज्ड हो गया, एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में आ गया, जो कि अब तक एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में नहीं हुआ करता था, कि लोगों को आप पहचान नहीं सकते थे कि पहले की ये शूद्र फैमिली से आते हैं या ब्राह्मण फैमिली से। बट अब डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम आने लगा, लोग पूछने लगे कि आप किस फैमिली से आते हैं, आपके सरनेम क्या है। तो जैसे यहाँ पे होता है ना, हिज क्लासिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडियन जातिस फर्दर फ्रोज द डायनेमिक क्वालिटी एंड मोबिलिटी अमंग इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज। अब तक भी डायनेमिक था वरना सिस्टम, अभी भी क्वालिटी के बेसिस पे कहीं ना कहीं लोगों को कैटेगराइज किया जाता था उनके वर्क और क्वालिटी के बेसिस पे, बट अब डॉक्यूमेंटाइज कर दिया था। फर्दर डर्किस अपनी राइटिंग्स में लिखते हैं, आर्ग्यूज दैट कास्ट इज अ मॉडर्न फिनोमिनन फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म बाय ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये मॉडर्न फिनोमिना है जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के द्वारा ट्रांसफॉर्म्ड हुआ। with if if some groups were officially criminalized, others were given various degrees of preferential treatment, and people began to use the frozen documentation to get facilities and funds from British government as a legal right. तो वही जैसे हमने अभी पहले जिक्र करा कि फ्रोजन कर दिया, डॉक्यूमेंटाइज कर दिया। अगर मान लो कि कोई बच्चा ऐसी फैमिली में पैदा हो रहा है जिसके फादर में का वर्क शूद्रों वाला है और क्वालिटीज भी शूद्र वाली है, बट बच्चे में ऐसी क्वालिटीज नहीं है, बट अब डॉक्यूमेंटाइज कर दिया। वो डॉक्यूमेंट में जब भी सेंसस होगा या अब कहीं भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क होगा तो उसे जिक्र करना पड़ेगा कि उसके फादर किस जाति से बिलोंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसे टैग में दे दिया जाता था। आखिरी के सेक्शन में 3F में उन्होंने ग्रास्प ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द स्टेट के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने कई सारे इंसिडेंट्स लिए महाभारत के, जिसमें नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज जब वो एज अ किंग बन जाते हैं हस्तिनापुर के, और नारद मुनि उन्हें कंसल्ट करते हैं, है ना, अपने स्टेट में किस प्रकार के आप इकोनॉमिक पॉलिसीज रखिए। हरे कृष्णा। तो आई होप आप सबको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा इस रिसर्च पेपर के थ्रू, और आपके कई सारे इल्यूजन भी ब्रेक्स हुए होंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने और जो फॉरेन इन्वेजर्स थे उन्होंने इस नॉलेज को किस प्रकार से डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करा और साथ ही साथ नज़रअंदाज करने का प्रयास करा। हरे कृष्णा।